गुड मॉर्निंग छात्रों, RKPG साइंस कॉलेज जयपुर कालवाड़। तो साथियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने BA फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य कहानी चयनिका, ये आपकी बुक का नाम है, किताब का नाम है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र में आई हुई है। तो साथियों, कहानी इसमें जो है ना 9 कहानियां हैं बच्चों। तो 9 कहानियों में अभी हमने आपको 4 कहानियां कंप्लीट करवा दी हैं। पिछले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि उसमें भावार्थ, प्रश्नोत्तर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी करवा दिए गए हैं। आपको अध्ययन करवा दिया गया है, आपको देखने को मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं कहानी नंबर 5, खच्चर और आदमी। खच्चर से पता चलता है साथियों, आपने खच्चर के बारे में तो सुना होगा। जैसे कहते हैं एक घोड़ा होता है, गधा होता है और खच्चर होता है। तो घोड़े को आप जानते ही हैं और गधे को भी जानते हैं जो बोझल होता है। लेकिन खच्चर किसको कहते हैं ये भी आप समझ लें। गधे को खच्चर नहीं कहते, घोड़े को भी नहीं कहते, क्योंकि खच्चर जो होता है साथियों बोझा ढोने का वो भी काम करता है, लेकिन गधे से थोड़ा बड़ा और घोड़े से थोड़ा छोटा, मीडियम साइज का होता है खच्चर। तो उस यानी आधा अधूरा घोड़ा इसको कह सकते हैं, उसको हम खच्चर नाम देते हैं। तो साथियों, यहाँ खच्चर और आदमी इन दोनों की इस कहानी में चर्चा हुई है। कहानी के लेखक हैं यशपाल। और ये जो कहानी है साथियों, ये समाज में धर्म, नीति, पुण्य, पाप आदि पुरातन धारणाओं से संबंधित है। ये कहानी जो हमारे समाज में धर्म नीतियां चलाई जाती है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है, इस तरह की जो पुरातन धारणाएं हैं साथियों, उन्हीं से संबंधित ये कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, देखेंगे आप आगे। और अभी हम चलते हैं, आपको परिचय करवाते हैं, लेखक के जीवन परिचय का आगे देखेंगे। लेखक का जीवन परिचय जो यशपाल है ना, इनका जन्म साथियों 3 दिसंबर 1903 को 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर में हुआ था। तो साथियों, फिरोजपुर आपने नाम सुना होगा, तो वहीं इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन 26 दिसंबर सन 1976 को हो गया था साथियों। तो जैसा कि हम आगे इनके बारे में चर्चा करते हैं आपसे, ये जो कहानीकार है ना यशपाल, तो साथियों ये ऐसे सशक्त कहानीकार हैं जिन्होंने समाज की गलित, दलित एवं दूषित अवस्था को अत्यंत निकट से देखा है और धर्म, नीति, पाप, पुण्य आदि से संबंधित पुरातन धारणाओं का खंडन भी किया है। तो साथियों, खच्चर और आदमी ये जो कहानी है आपकी, ये इसी कोटि की रचना है। खच्चर और आदमी जो है ना, ये इसी कोटि की रचना है। पाप, पुण्य, धर्म, नीति के आधार पर इसको रचित किया गया है। तो साथियों, आगे देखेंगे हम। अब हम बात करते हैं लेखक की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं साथियों, लेखक का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं प्रमुख रचनाएं, यानी यशपाल की प्रमुख कहानियां और कौन कौन सी हैं देखना है आपको इनमें। तो जैसे पैसे, पिंजरे की उड़ान, ऐसे फूलों का कुत्ता, ज्ञासे ज्ञानदान, ऐसे अभिशप्त, धैसे धर्मयुद्ध, तैसे तर्क तूफान और सैसे सच बोलने की गलती, भैसे भूखे दिन। ये जो रचनाएं हैं, कहानियां हैं साथियों, ये यशपाल बेड़ी की, ये बहुत ही शानदार सुंदर कहानियां रचनाएं हैं। तो ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 रचनाएं हैं साथियों। इनको ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं, जो हमें लंबे समय तक याद भी रह जाएगी। जैसे हम कोई 2 पंक्तियां देखते हैं, इसमें 2 पंक्तियों के आधार पर हम इसको कैसे याद करेंगे।
देखेंगे यशपाल पिंजरे की उड़ान, फूलों का कोटा ज्ञान दान, अभिशप्त धर्मयुद्ध तर्क तूफान, सच बोलने की गलती से भूख के दिन थे बड़े महान। तो ये दो लाइनें हमें याद करनी पड़ेगी। कैसे? यशपाल पिंजरे की उड़ान, यशपाल से मतलब आपके लेखक का नाम आ गया है, तो लेखक का नाम भी रचनाओं के साथ याद हो गया है आपको। तो यशपाल पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान क्या है? ये आपकी ये रचना है, रचना का पूरा नाम है। फूलों का कुर्ता ज्ञानदान, तो फूलों का कुर्ता ज्ञानदान ये रचना का नाम है। हमें लय में याद करना है। लय से क्या होता है साथियों, हमें चीजें याद रह जाती हैं। तो जैसे यशपाल पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता ज्ञानदान, अभिशप्त धर्मयुद्ध तर्क तूफान और सच बोलने की गलती से भूख के दिन थे बड़े महान। सच बोलने की गलती ये भी आपकी रचना है, और अभिशप्त भी है, धर्मयुद्ध भी है, तर्क तूफान भी है और भूख के दिन भी है। लेकिन यहाँ जो ये से और दिन थे बड़े महान, थे बड़े महान, ये शब्द जो है ना अव्यय शब्द है साथियों, जो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, तब जाके कहीं वाक्य बन पाता है। तो इन ट्रिक के माध्यम से साथियों हम इन 8 रचनाओं को बहुत ही आसान तरीके से लंबे समय के लिए याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है साथियों रचनाएं याद करना। तो ट्रिक के माध्यम से आप इसको दोहरा लेंगे, याद कर लेंगे, जो याद हो जाएगी आपको। अब हम बात करते हैं कहानी का मूल भाव। तो साथियों खच्चर और आदमी, सबसे पहले हम इसके मूल भाव पर चलते हैं। इसका मूल भाव क्या है कहानी का, उसके बारे में जानते हैं, फिर हम आगे चलेंगे साथियों। तो देखेंगे साथियों कहानी का मूल भाव। कहानीकार यशपाल ने यह बताने का सफल प्रयास किया है बच्चों कि इनका जो है ना कहानीकार ने कि जीव और आदमी को, जीव मतलब जीव जंतु जानवर, और आदमी को अपने आप को स्थितियों के अनुरूप ढाल लेना चाहिए, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे और कोई जानवर हो या आदमी हो, सभी के लिए कहा है लेखक ने। क्या कहा है कि यदि कोई इनमें से कोई भी अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढालेगा तो परेशानी का कारण बनेगा। तो हम सभी को अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेना चाहिए। कहानी का खच्चर जो है, खच्चर की बात हो रही है साथियों, कहानी का जो खच्चर है भूख लगने पर शाकाहारी से मांसाहारी बन जाता है, जो हम कहानी के भावार्थ में समझेंगे साथियों। तो शाकाहारी से ये मांसाहारी कैसे बन जाता है? भूख मिटाने के लिए परिस्थिति के अकॉर्डिंग, क्योंकि परिस्थितियाँ सभी को मजबूर कर देती हैं साथियों, आप सब जानते हैं। और जब हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, बदलते नहीं हैं, तो हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं और यहाँ तक कि हमारे प्राण भी जा सकते हैं। तो इस कहानी में उसी का वर्णन हुआ है, देखेंगे। तो जैसे कि खच्चर जो है भूख लगने पर शाकाहारी से मांसाहारी बन जाता है, लेकिन पर्वतारोही दल में साथियों, पर्वतारोही जहाँ एक पूरा दल गया हुआ है, तो हम बताएंगे आपको अभी आगे कहानी में। पर्वतारोही दल जो है उसमें एक कर्मकांडी यानी मित्रों की एक टोली गई है तो घूमने पर्वतारोही दल के साथ। तो कर्मकांडी वैष्णव ब्राह्मण भी हैं उसमें, एक कर्मकांडी ब्राह्मण है। तो वो जो ब्राह्मण हैं वो संस्कारबद्ध हैं, और संस्कारबद्ध होने के कारण शर्म के मारे गीले कपड़े नहीं उतार पाते हैं, और न ही सर्दी से बचने के लिए ब्रांडी पीना स्वीकार करते हैं साथियों। तो उनका क्या परिणाम निकलता है कि अंत में ये जब भी सर्दी से परेशान हो जाते हैं तो इनकी श्वास और शरीर पूरा अकड़ जाता है, श्वास रुक जाती है,
क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है शिमला के अंदर। शिमला में बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी पड़ती है और पर्वत जहाँ ऊंची श्रृंखला है पर्वतों की उस पर जाना तो और भी खतरे से खाली नहीं है साथियों। तो इनको प्राणों की रक्षा किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये कौन? वैष्णव ब्राह्मण जो कर्मकांडी हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि ये जो कहानी है आपकी समाज में धर्म नीति पाप पुण्य पुरातन धारणाओं से संबंधित है। ठीक है, तो पुरातन धारणाओं में एक कर्मकांडी ब्राह्मण भी थे जो अपने धर्म कर्म को लेके पाप पुण्य को लेके वहाँ जो परिस्थिति थी उसका सामना नहीं करना चाहते हैं। शर्म लगती है, उनको शर्म आती है और धर्म उनके आड़े आ जाता है। तो साथियों जो गीले कपड़े थे वो उन्होंने नहीं चेंज किए, नहीं बदले और शर्म के कारण वो उन्हीं को ही पहन के रखे। और बाद में होता क्या है, और लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अपनी जान बचाने के लिए ब्रांडी का सेवन किया। लेकिन जो ब्राह्मण थे साथियों वो धर्म के कारण कि हमारा धर्म नहीं कहता कि हम ब्रांडी का सेवन करें, तो उन्होंने उस ब्रांडी को स्वीकार नहीं किया और इसका परिणाम यह निकला कि उनको अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई है। आगे हम कहानी के सार में देखेंगे साथियों। अभी हमने मूल भाव की बात की है तो मूल भाव के बाद में हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि क्वेश्चन क्या है इसका। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इस कहानी का, देखेंगे आगे। प्रश्न नंबर 1, क्या है प्रश्न? यशपाल द्वारा लिखित खच्चर और आदमी कहानी की मूल संवेदना व्यक्त करते हुए व्यक्त करते हुए उसका सारांश लिखिए। तो साथियों उत्तर की बात करते हैं। यहाँ जो है आपको इस कहानी का खच्चर और आदमी नाम की जो कहानी है इसकी मूल संवेदना जो हमने अभी आपसे चर्चा की थी स्टार्टिंग में ही, मूल संवेदना आपको बता दी है। और अब हम बात करेंगे सारांश की। उसका सारांश भी पूछा है कहानी का, तो सारांश की बात करेंगे। सारांश में देखते हैं साथियों उत्तर में सबसे पहले सामान्य विवेचन, फिर आता है आपका खच्चर और आदमी कहानी का कथासार। तो
ये भी पॉइंट है साथियों, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसमें पॉइंट है बच्चों, देखेंगे। पहला पॉइंट है हिमपात देखने की उत्सुकता। हिमपात का मतलब होता है साथियों बर्फ का गिरना। तो हिमपात देखने की, शिमला में बर्फ गिरती है ना, उसी की बात हो रही है। देखने की उत्सुकता। पॉइंट नंबर 2, भार्गव और पूर्ण। भार्गव और पूर्ण ये दोनों मित्र हैं साथियों, जो शिमला गए हुए हैं। ठीक है, भार्गव और पूर्ण। और तीसरा पॉइंट है भार्गव के अनुभव। तो भार्गव क्या है साथियों, भार्गव के बारे में हम बता दें आपको थोड़ा सा कि भार्गव जो है ना, इस कहानी में जो पात्र है भार्गव नाम का, उसका जो है ना वहाँ शिमला में वो कई बार जा चुका है, 4-5 बार जा चुका है। तो सर्दी की ऋतु है वहाँ शिमला में, वो सर्दियों में अक्सर वहीं, ये सर्दी की ऋतु जो है ना वही शिमला में जाकर व्यतीत करता है साथियों। तो वह जो है ना भार्गव, वह भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के खनिज अनुसंधान दल में कार्यरत है। तो उस दल के कारण ही ये दल के लोगों को वर्ष में 6 मास, जो इस दल के लोग हैं ना सर्वेक्षण विभाग के, भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के लोग, तो वो जो है ना वर्ष में 6 मास यानी 6 महीने समुद्र तल के 20,000 ऊंचे फुट ऊंचे पर 20,000 फुट ऊंचे हिमरुद्ध स्थानों में, हिमरुद्ध मतलब जो बर्फ से ढके हुए हैं, रुके हुए हैं जो, तो उन स्थानों पर खोज का कार्य करते हैं ये सब, है ना। तो वहीं घूमने के लिए ये अपने मित्रों को भी लेके जाता है, जिसमें पूर्ण है और भी मित्र हैं और पंडित भी है। तो आगे हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है भार्गव के अनुभव। भार्गव के अनुभव। पॉइंट नंबर 4, सर्दी का बढ़ता प्रभाव और जागी दुश्चिंता। सर्दी का बढ़ता प्रभाव और जागी दुश्चिंता। पॉइंट नंबर 5, दूसरे दिन और तीसरे दिन की रात की स्थिति। दूसरे और तीसरे दिन की तीसरे दिन की रात की स्थिति। पॉइंट नंबर 6, खच्चरों के तंबू से विचित्र समाचार। खच्चरों के तंबू से
अब आप कहोगे कि इतनी सर्दी में खच्चरों को वहां क्यों ले जाया गया? तो साथियों, जो बोझा ढोने का काम होता है वो खच्चर ही करते हैं। वहां बर्फीले स्थान पे कोई गाड़ी और कोई साधन नहीं जा पाता है, तो साथियों वो खच्चर ही एक ऐसा साधन है जो ऊपर तक जा सकते हैं। उनको ही धीरे धीरे बर्फ में ले जाया जाता है, तो सामान लेके ऊपर चले जाते हैं और तंबू से विचित्र समाचार। पॉइंट नंबर 7, बदले परिवेश में बदली मानसिकता। बदले परिवेश में बदली मानसिकता। पॉइंट नंबर 8, 16वां दिन और बनी मानसिकता। 16वां दिन और बनी मानसिकता। पॉइंट नंबर 9, खच्चर और आदमी में अंतर। तो जैसा कि मैंने मूल संवेदना पे आपसे चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में, देखेंगे है ना, इसी के पिछले वाले में मूल संवेदना पर बात हो चुकी है। अब हम चलते हैं साथियों, इसके सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य विवेचन की, जो इसके आंसर में दे रखा है। सामान्य विवेचन, ये सामान्य विवेचन है। खच्चर और आदमी कहानी का कथासार इन पॉइंटों के आधार पर है। तो आप देखेंगे सामान्य विवेचन में लेखक ने इस कहानी के अंदर क्या बताया है, देखेंगे आप आगे। तो साथियों, यशपाल हिंदी के ऐसे सशक्त कहानीकार हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। उन्होंने समाज की गलित दलित एवं दूषित अवस्था को अत्यंत निकट से देखा है साथियों। इसलिए उन्होंने सामाजिक समस्याओं को आधार मानकर या आधार बनाकर अपनी सारी कहानियाँ लिखी हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में समाज में जो धर्म, नीति, पाप पुण्य आदि जो चल रहे हैं, उनसे संबंधित पुरातन धारणाओं का खंडन भी किया है साथियों। उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। उनकी सांस्कृतिक चेतना संबंधी कहानियों में यह दृष्टि सहज ही देखने को मिल जाती है। खच्चर और आदमी, जिस कहानी को अभी हमने स्टार्ट किया है साथियों, आपके सिलेबस में है जो खच्चर और आदमी, उनकी इसी कोटि की कहानी है। तो अब हम आगे बात करते हैं खच्चर और आदमी कहानी का कथासार। तो कथासार में साथियों पहले पॉइंट पर चलते हैं, हिमपात देखने की उत्सुकता। ठीक है, तो देखेंगे साथियों, खच्चर और आदमी यशपाल जी की सांस्कृतिक चेतना संबंधी कहानी है। इसमें पहले पॉइंट पर चर्चा करेंगे
हिमपात देखने की उत्सुकता, यानी बर्फ कैसे गिरती है पिघल पिघल कर पर्वतों से कैसे आती है, तो उसी की जो मन के अंदर उत्सुकता होती है साथियों, उसी की बात हो रही है। तो इसमें देखेंगे पहले पॉइंट में, हिमपात की उत्कट अभिलाषा से पूरित होकर ही दिल्ली से शिमला गया था और वहाँ जाकर उसने जो हिमपात का दृश्य देखा उससे वह परेशान हो गया। वहाँ का शीत यानी सर्दी चमड़े के कोट को बेधकर उसे कपा देता था। बहुत तेज सर्दी पड़ती थी शिमला में साथियों, तो चमड़े का जो कोट बनता है ना पहनने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, उसको भी बेध देता था। सर्दी वहाँ की बहुत तेज सर्दी थी। तो भार्गव मित्र ने उसके शीत को दूर करने के लिए बिजली के हीटर की जगह, किसके शीत को दूर करने के लिए, पूरण और भार्गव मित्र हैं साथियों। तो पूरण के शीत को दूर करने के लिए बिजली के हीटर की जगह पुराने ढंग की अंगीठी में काठ के कंडे सुलगा दिए। काठ के कंडे आपने सुने होंगे, थापड़ी जिसको बोलते हैं, और वो लकड़ी के थे। काठ के कंडे सुलगा दिए और फिर भी शरीर में सर्दी के कारण उसे झुरझुरी की अनुभूति होती जाती थी। यह देखकर भार्गव ने उससे कह दिया था कि तुम्हें अभ्यास नहीं है, वरना शिमला में अधिक सर्दी नहीं होती है। उसने ये किस अनुभव के आधार पर कहा था साथियों? क्योंकि भार्गव भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के खनिज अनुसंधान दल में कार्यरत था और वो बहुत बार शिमला में जा चुका था। ठीक है, तो इसी आधार पर उसने बोला कि भाई आपको अभ्यास नहीं है, वरना शिमला में इतनी सर्दी कहाँ पड़ती है, इतनी सर्दी नहीं होती है, ऐसा भार्गव ने कहा। अब हम चलते हैं साथियों पॉइंट नंबर 2, भार्गव और पूरण। तो अब इन दोनों की चर्चा सुन लेते हैं। भार्गव और पूरण आपस में क्या चर्चा करते हैं, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे। भार्गव लगभग गत 5 वर्षों से, यानी जो बीत चुके 5 वर्ष, उनसे सर्दी की ऋतु शिमला में ही व्यतीत कर रहा था। वह भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के खनिज अनुसंधान दल में कार्यरत था। इस दल के लोगों को साथियों, कौन से दल के, जो भूगर्भ सर्वेक्षण से संबंधित थे, उसके विभाग से संबंधित थे लोग, उन लोगों को 6 वर्ष में 6 मास समुद्र तल के 20,000 फुट ऊंचे, समुद्र तल से लेकर के 20,000 फुट ऊंचे, यानी बिल्कुल लास्ट पहाड़ बर्फ का 20,000 फुट बहुत होता है साथियों। तो ऊंचे 20,000 फुट ऊंचे हिमरुद्ध स्थानों में, यानी बर्फ से ढके हुए रुके हुए जो स्थान थे उनमें खोज का कार्य करना होता था। भार्गव की बात यहाँ कम सर्दी है, भार्गव ने कहा था ना कि यहाँ कम सर्दी है, सुनकर पूरण को आश्चर्य हुआ था, क्योंकि भार्गव के इस संबंध में और अधिक अनुभव सुनने के लिए ही पूरण ने उसे उकसाया था कि मुझे बहुत सर्दी लग रही, बहुत सर्दी, क्योंकि वो मित्र थे साथियों, आपस में मित्रों के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब हम बात करेंगे भार्गव के अनुभव का। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, भार्गव के अनुभव। भार्गव के और क्या अनुभव थे शिमला को लेके, वहाँ के पर्वतीय इलाके को लेकर के, तो अनुभव बताएंगे आपको। भार्गव ने सर्दी के संदर्भ में अपने अनुभव सुनाते हुए पूरण से कहा था, एक बार
लाहौट घाटी में हमारे साथ घटी घटना के संबंध में मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो क्या बताने वाला है साथियों, देखेंगे आप आगे क्या बताता है आगे। तो मौसम विभाग की रिपोर्ट के विरुद्ध जब मौसम में परिवर्तन हुआ उस समय हमारा दल खच्चरों पर सामान लादे हुए पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहा था। देखा, वो लाहौट घाटी में जो घटी घटना थी ना, किसके साथ, भार्गव के साथ, उसी का अनुभव किसको बता रहा है, अपने मित्र पूर्ण को। तो मौसम विभाग की रिपोर्ट के विरुद्ध, मौसम विभाग ने जो रिपोर्ट दी थी ना उसके विरुद्ध जब मौसम में परिवर्तन हुआ उस समय हमारा दल खच्चरों पर सामान लादे हुए पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, क्योंकि हमें विश्लेषण के लिए 12,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर चट्टानों को फोड़कर नमूने लेने थे, वहाँ से नमूने लेने थे। तो रास्ता बर्फ से ढका होने के कारण धार को बांधने के लिए केवल एक दर्रा था। हमने धार का सकरा दर्रा 11:30 बजे पार कर लिया। तभी उत्तर पश्चिम की ओर से घने काले बादल उमड़ने लगे साथियों। उत्तर पश्चिम की ओर से घने काले बादल उमड़ने लगे। हमने शेरपाओं के सहयोग से, जो शिमला में शेरपा लोग जो सामान ऊपर नीचे ले जाने का काम करते हैं ना, कुली का काम करते हैं, उन्हीं की बात हो रही है बच्चों। हमने शेरपाओं के सहयोग से तंबू गाड़े और उनमें ही खच्चरों सहित टिक गए। परिणाम स्वरूप 10 मिनट में ही घनी ऊंची घास से ढका मैदान चांदी का विराट थाल सा बन गया। देखा, जैसे ही वो तंबू गाड़ के उनमें खच्चरों सहित रुक गए वो लोग, और 10 मिनट के अंदर ही क्या हुआ, बादल तो पहले से ही थे, जो हरा भरा घास का मैदान था वो चांदी का विराट थाल सा बन गया, क्योंकि पूरे में बर्फ ही बर्फ बिछ गई। बर्फ गिरती थी, हिमपात होता था वहाँ साथियों। हिमपात की वजह से जो बर्फ जो गिरती थी उसी वजह से वो हरी भरी घास का मैदान चांदी के थाल जैसा दिखाई देता था। उसी की बात हुई है यहाँ। तो अब हम चलते हैं साथियों पॉइंट नंबर 4 पर। चौथा पॉइंट है सर्दी का बढ़ता प्रभाव और जागी दुश्चिंता। दुश्चिंता, बुरी चिंता क्या जागी है, सर्दी जब ज़्यादा तेज बढ़ गई है साथियों, तो क्या दुश्चिंता मन में आ गई है। ओले गिरने के कारण बर्फ की मोटी चादर चारों ओर बिछ गई थी। सर्दी का प्रभाव बढ़ गया था। सूर्यास्त के घंटे भर बाद हम लोगों ने पैराफिन जलाकर राशन गर्म किया और खा पीकर सर्दी से बचने के लिए रजाई के थैलों में घुस गए। रजाई के जो थैले थे उनमें घुस गए, रजाइयाँ ओढ़ ली। तो दूसरे तंबू में भूख से व्याकुल होकर खच्चर हिनहिनाकर चारा मांग रहे थे। अब इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद साथियों खच्चरों के लिए चारा कहाँ से लाया जाए, कैसे लाया जाए, बहुत मुश्किल काम था। तो खच्चर जो है ना भूख से हिनहिना रहे थे, आवाज़ें कर रहे थे, चारा मांग रहे थे। उनकी चिंता पर, खच्चरों की जो चिंता है ना, वो चिंता सिर पर सवार हो रही थी, क्योंकि पीछे आने वाला भारी मशीनों से लदा खच्चरों का दल बर्फ गिरने के कारण धार का दर्रा पार नहीं कर सका होगा। उसी दल के साथ खच्चरों के उपयोग की भी थोड़ी बहुत सामग्री थी। यह दुश्चिंता हमें सताए जा रही थी, किसको, भार्गव को, क्योंकि दूसरा दल भी आ रहा था उन्हीं के पीछे पीछे। तो उसमें भारी मशीनें भी थी और खच्चर भी लदे हुए थे। तो बर्फ गिरने के कारण
जो धार का दर्रा पार नहीं कर सके होंगे, तो अब जो इनके पास जो खच्चर थे उनके खाने पीने की थोड़ी बहुत सामग्री उसी गाड़ी में थी साथियों, इसलिए इनको यह दुश्चिंता सता रही थी। अब बात करते हैं बच्चों 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट है दूसरे दिन और तीसरे दिन की रात की स्थिति। साथियों, भार्गव बताता है कि रात के अलावा दूसरे दिन भी बार बार बर्फ गिरती रही। यह बर्फ मैदान की अपेक्षा धार की ऊंचाई और दर्रे में अधिक पड़ रही थी। सर्दी बराबर बढ़ रही थी। रजाई छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तीसरी रात भी बर्फ पड़ी। सर्दी के कारण कनपटियों में दर्द जान पड़ने लगा, दर्द सा होने लगा। आपने देखा होगा साथियों, जब बहुत ज़्यादा तेज सर्दी होती है तो हमारे कान बहुत ठंडे हो जाने के कारण हमारे कनपटी कहते हैं, गालों को साइडों में जो कानों के पास जो जगह होती है उसको कनपटी बोलते हैं। तो वो कनपटी सर्दी के कारण दर्द करने लग जाती है। वही भार्गव बता रहा है कि कनपटियों में दर्द सा होने लगा। ये थी आपकी 5वें पॉइंट की बात। अब हम चलते हैं बच्चों 6वें पॉइंट पर, खच्चरों के तंबू से विचित्र समाचार। तो आप देखेंगे खच्चरों के तंबू से विचित्र समाचार क्या आया, क्या बताया, आगे क्या खबर मिली खच्चरों के तंबू से, क्या हो गया था वहाँ ऐसा जो विचित्र था। विचित्र खबर के बारे में सुनेंगे। तो साथियों, दाना न आने के कारण खच्चर हिनहिना कर निराहार ही अपने दिन बिता रहे थे। कुछ खाने पीने को था नहीं, बेचारे क्या खाते, और भूख के कारण आवाज़ें कर रहे थे। इस स्थिति में खच्चरों के तंबू से विचित्र समाचार मिला कि भूख के कारण खच्चरों की गर्दनें लटक गई हैं। देखा, भूख एक ऐसी चीज़ होती है बच्चों जो सभी को परेशान करती है, और देखा जाए तो सर्दी में और ज़्यादा भूख लगती है ना। तो खच्चर जो है ना, भूख के कारण उनकी गर्दनें लटक गई हैं। ये विचित्र समाचार आया वहाँ से। एक खच्चर ने भूख से व्याकुल होकर दूसरे खच्चर का कान तोड़कर खा लिया। कान तोड़ लिया उसका और खा लिया, भूख से परेशान था। तो कान कटा खच्चर लड़खड़ा कर गिर गया है। कान काटकर खाने वाला खच्चर मांसाहारी बन गया है। शाकाहारी था, अब उसको तेज भूख लगी, रहा नहीं जा रहा, परेशान हो रहा है, तो वो मांसाहारी बन गया, आपस में ही खाने लग गया एक दूसरे को, और वह उस गिरे हुए खच्चर को खाने लगा। देखा कितना विचित्र समाचार है, जिसकी चर्चा मैंने साथियों आपको स्टार्टिंग में कहानी के मूल भाव में की थी कि ये विचित्र समाचार है। जो खच्चर है वो भूख के कारण परेशान होकर के शाकाहारी से मांसाहारी बन गया। जो खच्चर जिसका उसने कान खा लिया था वो ज़मीन पर गिर जाता है, और गिरते ही लड़खड़ा के जैसे ही गिरता है तो उसी खच्चर को वो जिसने कान खाया था वो खच्चर उसको खाना शुरू कर देता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये स्थिति कितनी विचित्र है। तो साथियों, लड़खड़ा कर गिर गया और मांसाहारी खच्चर ने पूर्व की भांति वह गिरे हुए खच्चर को खाने लगा। इसी तरह एक दिन दूसरा खच्चर भी लड़खड़ा कर गिर गया, तो मांसाहारी खच्चर ने पूर्व की भांति, पहले की भांति उसका भी मांस खाकर अपने जीवन को बचाए रखा। देखा, वो उसको भी खा गया। अब तो बच्चों, इस प्रकार तंबू के शेष खच्चर भी एक एक कर गिरे और मांसाहारी खच्चर के वे सब शिकार बन गए। देखा आपने, उस मांसाहारी खच्चर ने अपने प्राणों को दूसरे खच्चरों का मांस खा करके बचा लिया है। तो ये एक परिस्थिति थी, वहाँ चारा और पानी नहीं था, और जो गाड़ी जिसमें उनकी खाने की सामग्री आ रही थी वो नीचे ही फंसी हुई थी, जहाँ बर्फ
रास्ते में बर्फ ज़्यादा आ जाने के कारण वो गाड़ी ऊपर नहीं आ सकी, तो बेचारे भूख से परेशान थे। तो उस खच्चर ने साथियों क्या किया, दूसरे खच्चरों का मांस भी खाने लगा और अपनी भूख को मिटा लिया, अपने प्राणों को बचा लिया। एक एक करके सारे खच्चरों को उसने खा लिया। अब देखते हैं आगे, चलते हैं साथियों आगे, पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। बदले परिवेश में बदली मानसिकता। क्या परिवेश बदला और क्या मानसिकता बदली, देखेंगे आगे हम। तो आगे जो है ना 7वें पॉइंट में देखेंगे, कहानीकार ने भार्गव के माध्यम से बताया कि मौसम में हुए बदलाव के कारण पहाड़ी परिवेश में भी बदलाव दृष्टिगत होने लगा है। मन में यह प्रश्न अभी जागा हुआ था कि इस बर्फ की थाली में भूख से जम जाने की अपेक्षा मुक्ति के प्रयत्न में ही मरना बेहतर होगा। तो साथियों, इस दृष्टि से हम लोगों ने ग्रुप लीडर के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि संभव है पूंछ पड़ाव में समाप्त मानकर हमारी खोज व्यर्थ समझ ली हो, लेकिन यहाँ खच्चरों की तरह भूखे मरने से तो बेहतर है, यही बेहतर होगा कि हम में से 2 लोग दर्रे के समीप नीचे स्थान से धार को पार करने की कोशिश करें। ग्रुप के लीडर से चर्चा की गई, तो सारे लोग वहाँ भूख से मरे परेशान हों, उससे तो अच्छा 2 लोग दर्रे के नीचे जा कर के धार को पार करने की कोशिश करें। लेकिन हमारे ग्रुप लीडर ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी। देखा, 11वें दिन एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी कि मांसाहारी खच्चर मुर्दा खच्चरों को खाकर समाप्त कर चुका था। अब वह कहीं भूख से व्याकुल होकर आदमियों पर ही न झपट पड़े। बिल्कुल सही बात है साथियों कि उसको तो अपनी भूख मिटानी है, मांसाहारी बन चुका है, तो वो आदमियों पर भी अटैक कर सकता है। इसलिए यही अच्छा रहेगा कि खच्चर को ही गोली मार दी जाए। ये प्लान बनाया उन लोगों ने। इसके लिए भी ग्रुप लीडर ने अनुमति यह कहते हुए नहीं दी कि विपरीत परिस्थिति में इस खच्चर को ही हमारा भोजन बनना पड़े। देखा, तो ग्रुप लीडर जो था उसने अनुमति नहीं दी उसको मारने की, क्योंकि उसने कहा कि कहीं ऐसा हो जाए खच्चरों जैसी मुसीबत भूख प्यास की हम लोगों पर भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस समय इसको मारकर अपना भोजन बना लेंगे। ऐसी योजना उन लोगों ने आपस में की। मानसिकता बदल गई है, परिवेश बदलते ही उनकी मानसिकता भी बदल गई है। अब हम चलते हैं साथियों 16वां दिन और बनी मानसिकता। 16वें दिन, कहानी का 16वां दिन है और 16वें दिन वहाँ क्या मानसिकता बनी है उन सभी दल के जो मित्र थे उन सभी की क्या मानसिकता हो गई है, देखेंगे आगे। तो 16वां दिन और बनी मानसिकता। भार्गव बताता है कि 16वें दिन जब हम दूरबीन से दर्रा लांघने के बारे में सोच रहे थे तभी ग्रुप लीडर ने कहा कि अभी 2 दिन तक हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए, तब तक हो सकता है कि दर्रा लांघने योग्य हो जाए। और यही खाने की बात, तो हमें अब इस खच्चर का उपयोग कर लेना चाहिए। देखा, अब वो जो आदमी थे वो उस खच्चर को खा जाना चाहते हैं क्योंकि उनको भी भूख लग रही है, कुछ बचा नहीं है खाने के लिए। इसी समय के लिए तो ये खच्चर है। इतना कहकर वह खच्चर को मारने के लिए रिवॉल्वर लेने तंबू में गया। तभी साथियों दर्रे के पास 2 शेरपा दिखाई दे गए। जैसे वो तंबू में घुसा रिवॉल्वर लेने के लिए तो 2 शेरपा दिखाई दिए। इस स्थिति को देखकर पूर्ण बोल उठा, खच्चर बच गया, खच्चर बच गया, ऐसे पूर्ण ने आवाज़ दी, क्योंकि वो समझ गए थे जब शेरपा दर्रे से ऊपर आ रहे हैं धार
से ऊपर आ रहे हैं, तो जरूर रास्ता खुल गया है जब भी आप आ रहे हैं। इसलिए उनके मन में एक नवीन चेतना जाग गई और वो पूर्ण चिल्लाने लगा कि खच्चर बच गया, खच्चर बच गया, यानी उसको नहीं मारा जाएगा। तो अब बात करते हैं हम 9वें पॉइंट की, खच्चर और आदमी में अंतर। तो साथियों देखेंगे खच्चर और आदमी में क्या अंतर था, अभी हम चर्चा करते हैं आगे 9वें पॉइंट की। तो साथियों भार्गव ने एक दृष्टांत के माध्यम से खच्चर और आदमी में अंतर बताया है कि मेरे ट्रेनिंग पीरियड में मेरे साथ एक कर्मनिष्ठ परम वैष्णव ब्राह्मण थे। जब वो ट्रेनिंग दे रहा था उस समय की बात है साथियों। तो आदमी में और खच्चर में क्या अंतर होता है भार्गव के माध्यम से बताया जा रहा है। तो जब वे हमारे साथ कैंप से लौट रहे थे तब बरसात होने के कारण वे पूरी तरह से भीग गए थे। कौन? वैष्णव ब्राह्मण। वो बता रहा वृतांत अपने ट्रेनिंग के पीरियड का, ट्रेनिंग के समय का। तो शर्मीले स्वभाव के कारण वे किसी के सामने कपड़े नहीं बदल सके और भीगे कपड़ों में ही वे ट्रेनर के आदेश को बिना माने दर की रजाई के थैले में घुस गए। रजाई का थैला जो फटा हुआ था, दर की मतलब फटा हुआ था, उसमें घुस गए। उन्होंने सर्दी से बचने के लिए ब्रांडी भी नहीं पी। परिणाम स्वरूप वे सोते के सोते ही रह गए, यानी ख़त्म हो गए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने ब्रांडी नहीं पी, गीले कपड़े पहन रखे थे, तो प्राणों का खतरा बढ़ गया था। इस पर भार्गव ने कहा कि खच्चर ने स्थिति को समझकर मांसाहारी बनकर आत्मरक्षा कर ली है और संस्कारों से बंधा मनुष्य स्थिति के अनुकूल आचरण नहीं कर सका। यही खच्चर और आदमी में अंतर है। ये अंतर बताया है किसने? भार्गव ने। आदमी और खच्चर में अंतर। ये आदमी जो है अपने आप को संस्कारी मानता है कि हम तो बहुत संस्कारवान हैं, तो संस्कारी होकर के भी अपने प्राणों की रक्षा, ऐसे संस्कार किस काम के जो प्राणों की रक्षा भी नहीं कर सका। और एक वो जानवर था खच्चर, जो जानवर ने साथियों शाकाहारी से मांसाहारी बनकर के अपने प्राणों की रक्षा की और दूसरे खच्चरों को खा गया। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है ना यहीं पर समाप्त होता है। जैसा कि आपको मूल संवेदना के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इस कहानी की जो मूल संवेदना है उस पर चर्चा हो चुकी थी। तो साथियों ये कहानी जो है सारांश, इन पॉइंटों के माध्यम से इसके सारांश को अवगत करा दिया गया है, अध्ययन कर चुके हैं आप। आगे देखेंगे हम, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है साथियों। दूसरा प्रश्न लेके चलते हैं आगे।